हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोविंद कुमार आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सारणिक के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सारणिक क्या होता है और सारणिक का विस्तार कैसे ज्ञात करते हैं यह पढ़ा था। आज के क्लास में हम सारणिक के अवयवों के लिए उप सारणिक का मान और सहखंड का मान कैसे ज्ञात करते हैं यह पढ़ेंगे और साथ ही सारणिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उप सारणिक और सहखंड, सहखंड को हम सहगुणनखंड भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में उप सारणिक को माइनर्स एंड सहखंड को फैक्टर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं किसी सारणिक के लिए उप सारणिक और सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। यदि डेल्टा कोई सारणिक है जिसके अवयव हैं a11, a12, a21, a22, तब अवयव a11 के लिए उप सारणिक उप सारणिक को हम कैपिटल M से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ कैपिटल M, और चूंकि किस अवयव के लिए है, ये पहले पंक्ति और जो पहले स्तंभ में अवयव है a11 इसीलिए है, तो हम यहाँ M11 लिखते हैं। अब यहाँ उप सारणिक का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं। जिस भी अवयव के उप सारणिक का मान ज्ञात करना है वह अवयव जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है उस अवयव को छोड़कर बचे हुए शेष अवयव को हम सारणिक रूप में लिखते हैं और वही उसके उप सारणिक का मान होता है। और चूंकि यहाँ एक ही अवयव बच रहा है तो हम उप सारणिक के मान को a22 लिख सकते हैं, या फिर इसे डिटर्मिनेंट साइन के अंदर a22 ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन एक ही अवयव जब शेष बचता है तो हम इसे ऐसे ही लिखते हैं। अब उसी प्रकार मान लीजिए यहाँ अवयव 21 के लिए निकालना है हमें कि अवयव a21 के लिए उप सारणिक, तो इसे हम कैसे लिखेंगे M21। अब देखिए ये किस पंक्ति पर है, दूसरे पंक्ति और पहला स्तंभ, तो इन दोनों पर उपस्थित अवयव को छोड़ देंगे तो शेष बचा अवयव क्या है a12, तो यही इसके उप सारणिक का मान। इसी प्रकार हम सभी अवयव के लिए उप सारणिक का मान निकाल सकते हैं। इसी को हम 3x3 सारणिक के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यदि डेल्टा यहाँ 3x3 का एक सारणिक है a11, a12, a13, a21, a22, a23 एंड a31, a32 एंड a33, तब हम मान लीजिए यहाँ किसी भी अवयव, कोई भी अवयव हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ a23, तो अवयव a23 के लिए उप सारणिक कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कि हमने रूल में पढ़ा है कि अवयव जिस भी पंक्ति पर होता है और जिस स्तंभ पर होता है उसे छोड़ देना है और शेष बचे अवयव को सारणिक रूप में ही लिखते हैं, वहीं उसके उप सारणिक का मान होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे M23 और उप सारणिक का मान क्या हो जाएगा। और चूंकि यहाँ एक से अधिक अवयव है तो इसे सारणिक रूप में लिखेंगे। तो यहाँ a11, a12 ये बचा, और साथ ही साथ और कौन से अवयव बच रहे हैं a31 और a32, तो यह इसके उप सारणिक का मान है। तो अभी हम लोगों ने उप सारणिक का मान निकालना सीखा। अब हम देखते हैं सहखंड। तो सहखंड भी सेम उप सारणिक के ही तरह है, बस सहखंड में अवयव की स्थिति के अनुसार सामने प्लस साइन आता है या फिर माइनस साइन आता है।
तो हम यह देखेंगे कि प्लस चिन्ह कब आता है और माइनस चिन्ह कब आता है। अब देखते हैं सहखंड। सहखंड जिसे हम कोफैक्टर्स भी कहते हैं। तो सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं हम? किसी अवयव ए आई जे के लिए, जहां आई क्या होता है? जिस पंक्ति पर उपस्थित है उसकी संख्या, और जे क्या होता है? जिस स्तंभ पर उपस्थित है उसकी संख्या। तो किसी अवयव ए आई जे के लिए सहखंड का वैल्यू कैसे निकालता है? तो हम इसे कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। सहखंड निकालते हैं, जैसे हम माइनर्स को, उपसारणिक को कैपिटल एम से यहाँ डिनोट किए थे, तो इसके लिए कैपिटल ए का यूज़ करते हैं। क्योंकि कैपिटल ए और किस अवयव के लिए निकाल रहे हैं? जो आइथ पंक्ति पर है और जेथ कॉलम पर है, तो इसलिए यहाँ ए आई जे, हमें वहाँ नंबर दिए रहेगा तो उसी नंबर को यहाँ लिखना है आई जे की जगह में। अब यहाँ देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या है? -1 रेज़ टू द पावर आई प्लस जे और इंटू माइनस का वैल्यू, जो भी उपसारणिक का वैल्यू होता है वही वैल्यू यहाँ भी आता है। बस दोनों में एक अंतर होता है कि सामने -1 की घात में आई प्लस जे होता है, जिसके आधार पर उस उपसारणिक के सामने माइनस चिन्ह आता है या फिर प्लस चिन्ह आता है। अब हम देखेंगे माइनस चिन्ह किस स्थिति में आता है और प्लस चिन्ह किस स्थिति में आता है। जैसे कि हम यहाँ 3×3 सारणिक के लिए लेते हैं। मान लीजिए यहाँ एक अवयव हमने लिया A11। A11 के लिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? अवयव A11 के लिए सहखंड का वैल्यू क्या होगा? तो कैपिटल ए किस पोजीशन पर है? ये 11, तो इसलिए यहाँ 11 लिख लिए, इक्वल टू, अब -1 रेज़ टू दी पावर, चूंकि आई का वैल्यू भी 1 है, जे का वैल्यू भी 1 है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? 1 + 1 और इंटू क्या हो जाएगा? उपसारणिक का मान। और उपसारणिक का मान क्या है? इसके लिए उपसारणिक का मान क्या होगा? यह जिस पंक्ति पर है और जिस स्तंभ पर उसे छोड़ दिए, तो क्या बचा? A22, A23, A32, A33, तो उसी को हमने यहाँ लिख दिया उपसारणिक में। A22, A23, A32, A33। अब देखिए यहाँ -1 की पावर में कितना आ गया? यहाँ -1 रेज़ टू दी पावर में 1 + 1 2। और चूंकि हम जानते हैं कि -1 की घात अगर सम संख्या है तो चिन्ह हमेशा हमें धनात्मक में मिलेगा, अर्थात +1 मिलेगा। और जब यहाँ घात में -1 की घात में यदि विषम संख्या आ जाता है, तब उस स्थिति में हमें -1 अर्थात माइनस चिन्ह मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ -1 रेज़ टू दी पावर 2 है, तो जो भी डिटर्मिनेंट हमें यहाँ जो सब यहाँ जो हमें माइनस प्राप्त हुआ है ये प्लस साइन में होगा, A33। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, अर्थात हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो A22, A23, A33, A32, A33 होगा। अब उसी प्रकार मान लीजिए हम यहाँ अवयव A, कोई किसी भी अवयव को निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने A12 के लिए कि अवयव A12 के लिए उपसारणिक क्या होगा? कैपिटल A12 इक्वल टू -1 रेज़ टू दी पावर, यहाँ क्या हो जाएगा? 1 + 2, अर्थात कितना आ गया? 1 + 2 3, मतलब -1 की घात में 3, अर्थात हमें लास्ट में यहाँ कौन सा साइन मिलेगा? माइनस साइन। अब यहाँ उपसारणिक का मान लिख लेंगे। तो अवयव 1 2 के लिए उपसारणिक का मान क्या है? यह जिस पंक्ति पर है और जिस स्तंभ पर उसे छोड़ दिए, जिस पंक्ति पर है और जिस स्तंभ पर है उसे छोड़ दिए, तो क्या दिख रहा है? A21, A23, तो उसी को लिख देंगे A21, A23, A31, A33। तो इस प्रकार से हमें यहाँ क्या आंसर प्राप्त हो जाएगा? माइनस, और यहाँ उपसारणिक का मान A21, A23, A31, A33। इसी प्रकार हम किसी भी अवयव के लिए, चाहे वो किसी भी पंक्ति पर हो चाहे किसी भी स्तंभ, हम किसी भी अवयव के लिए अर्थात सभी अवयव के लिए
क्या ज्ञात कर सकते हैं, उपसारणिक का मान भी ज्ञात कर सकते हैं और सहखंड। और उपसारणिक और सहखंड में क्या संबंध होता है कि सहखंड का मान बराबर होता है -1 की घात में i + j इंटू उपसारणिक। समझ में आया? अर्थात हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि सहखंड, हम यहाँ लिख सकते हैं कि aij का सहखंड किसके बराबर होता है, -1 की घात में i + j इंटू aij के उपसारणिक के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों में क्या संबंध है, समझ में आया? कि सहखंड भी सेम उपसारणिक के जैसे ही निकालते हैं, बस उसमें सामने में क्या आ जाता है, -1 का मल्टीप्लाई हो जाता है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, i + j टाइम। अब हम आगे देखते हैं सारणिकों के गुणधर्म। सारणिकों के गुणधर्म, ठीक है। तो आइए इसमें पहला गुणधर्म देखते हैं। सारणिकों के निम्नलिखित गुणधर्म पाया जाता है और इन्हीं गुणधर्मों का यूज़ करके हम सारणिकों के सवाल को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो आइए इसमें से देखते हैं पहला गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या है, किसी सारणिक की पंक्तियों या स्तंभों में व स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय अर्थात परिवर्तन करने से सारणिक का मान नहीं बदलता। अर्थात यहाँ यह कह रहा है कि किसी सारणिक में यदि हम पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें या फिर स्तंभों को पंक्तियों में, तो ऐसा करने पर सारणिक के मान में कोई भी अंतर नहीं आता। जैसे कि यहाँ देखिए सारणिक का मान क्या दिया है, इसमें पंक्ति क्या है, a1 b1 c1 पहले पंक्ति में, दूसरे पंक्ति में a2 b2 c2, तीसरे में a3 b3 c3। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस स्तंभ को किस में चेंज कर दिए, पंक्तियों में, या फिर पंक्तियों को किस में चेंज कर दिए, स्तंभ में। तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। अर्थात पंक्तियों को स्तंभों में या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर सारणिक के मान में कोई भी अंतर नहीं आता। और इसी चीज़ को हमने जब आव्यूह में पढ़ा था तो वह उसका परिवर्त आव्यूह कहलाता था, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी आव्यूह का सारणिक का मान उसके परिवर्त आव्यूह के सारणिक के मान के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब दूसरा गुण देखते हैं कि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। अर्थात यदि हम किसी भी दो पंक्तियों या फिर दो स्तंभों को परस्पर क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, तो इस स्थिति में सारणिक का मान तो नहीं बदलता किंतु सामने चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि चिन्ह कैसे बदलता है। देखिए जैसे कि यहाँ हमें सारणिक में दिया है कि पहले पंक्ति में a1 b1 c1 है और दूसरे पंक्ति में a2 b2 c2 और तीसरे में a3 b3 c3। अब हमने क्या किया, यहाँ c1 इंटरचेंज c3, अर्थात c1 से c3 को क्या कर दिया, परस्पर बदल दिया। अर्थात c1 के जगह में c3 आ गया और c3 के जगह में c1 आ गया। अब देखिए यहाँ तीसरे स्तंभ को हमने पहले स्तंभ में लिख दिया और पहले स्तंभ को तीसरे में, और दूसरा स्तंभ वैसे का वैसे ही है। तो हमने एक बार चेंज किया, तो एक बार चेंज किए करके यहाँ एक बार माइनस साइन आया, एक बार चेंज किए करके एक बार। और इसी को हम अगर डबल करें कि आगे हम कौन सा संक्रिया लगा दें, c2 इंटरचेंज c3, तो a1 a2 a3 इधर आ जाएगा, b1 b2 b3 इधर आ जाएगा। उस स्थिति में फिर से यहाँ वापस माइनस साइन का सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, तो उस स्थिति में प्लस हो जाता है। अर्थात हम जितने बार दो पंक्तियों या फिर दो स्तंभों को जितनी बार आपस में बदलेंगे उतनी ही बार सामने चिन्ह बदल जाता है, अर्थात उतने ही टाइम माइनस चिन्ह का गुणा हो जाता है। जैसे कि हम इसे बना करके देख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ एक सारणिक ले लिए, हम यहाँ a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3
अब मान लीजिए यहाँ मैं पहले पंक्ति को दूसरे में, दूसरे पंक्ति को पहले में चेंज कर रहा हूँ, अर्थात R1 इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R2 ऐसा कर रहा हूँ मैं। यहाँ क्या कर रहा हूँ, R1 इंटरचेंज R2। तो उस स्थिति में यहाँ क्या आ जाएगा, B1 B2 B3 और A1 A2 A3 C1 C2 C3। तो हम यहाँ एक ही बार चेंज किए हैं करके, इसीलिए यहाँ क्या आ जाएगा, एक बार माइनस चिन्ह आएगा। अब वापस मैं यहाँ आगे एक संक्रिया लगा दूँ कि R2 इंटरचेंज R3, R2 इंटरचेंज R3। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पहले वाला पंक्ति तो वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करें, R2 इंटरचेंज R3, तो यहाँ क्या आ जाएगा, C1 C2 C3 और A1 A2 A3। तो हम यहाँ दूसरी बार चेंज करने करके फिर से यहाँ एक माइनस चिन्ह उभयनिष्ठ निकलेगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो समझ में आया। इसी प्रकार हम किसी भी दो पंक्तियों या फिर किसी भी दो स्तंभों को हम जितने बार परस्पर परिवर्तित करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, एक दूसरे के स्थान को परिवर्तित करेंगे, तो उतने ही बार सामने माइनस चिन्ह का गुणा होता है। तो इस आधार पर सामने का चिन्ह क्या होते जाता है, परिवर्तित होते जाता है। ठीक है। अब यहाँ तीसरा गुणधर्म देखते हैं हम। यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ समान हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। अर्थात यदि हमें सारणिक में दो पंक्तियाँ या फिर दो स्तंभ, कोई भी दो पंक्तियाँ, चाहे वो पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कोई भी दो पंक्तियाँ आपस में समान हो या फिर कोई भी दो स्तंभ आपस में समान हो, उस स्थिति में जब हम सारणिक का विस्तार करते हैं तो हमेशा हमें क्या प्राप्त होता है, 0। आप चाहे तो इसे विस्तार करके सॉल्व करके देख सकते हैं, इसका आंसर 0 ही आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि यहाँ R1 और R3 दोनों क्या है, समान है। वैसे ही कोई भी दो स्तंभ भी समान होंगे तब भी उस स्थिति में क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। चौथा गुणधर्म देखते हैं। तो चौथा गुणधर्म दिया है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो सारणिक का मान उस संख्या का गुणित हो जाता है। अर्थात मान लीजिए यहाँ एक संख्या का हम किस संख्या का गुणा करने के, तो सारणिक का मान भी के गुणित हो जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए एक सारणिक, ये सारणिक दिया था A1 B1 C1। अब इस सारणिक में क्या किया, पहले पंक्ति में किसका गुणा कर दिया, के का गुणा कर दिया। तो ये पूरे सारणिक का मान कितना गुणा हो जाएगा, के गुणित हो जाता है। या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि हम किसी सारणिक में किसी भी पंक्ति या फिर स्तंभ में से क्या कर सकते हैं, हम अवयव को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। जैसे कि हमने आव्यूह में देखा था, तो आव्यूह में क्या देखा था हमने कि आव्यूह से कोई भी संख्या उभयनिष्ठ कब निकलता है, जब वह सभी अवयवों से क्या हो, उभयनिष्ठ निकाला जा सके। किंतु सारणिक में क्या होता है कि किसी भी पंक्ति या फिर किसी भी स्तंभों में से हम संख्या को क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए सारणिक का चौथा गुणधर्म क्या कहता है, यदि हम किसी सारणिक में किसी अचर राशि के का क्या करेंगे, हम किसी राशि के का हम क्या करेंगे, सारणिक में गुणा करेंगे। तो ये कैसे गुणा होता है, यहाँ जब हम इसका के का क्या करेंगे, इस दिए गए सारणिक में गुणा करते हैं तो यह सभी अवयव के साथ गुणा नहीं होता। यह क्या होगा, या तो किसी एक पंक्तियों में गुणा होगा या फिर किसी एक स्तंभ में। अर्थात या तो पहला पंक्ति में गुणा होगा, या तो दूसरा, या तो तीसरे पंक्ति में, या फिर पहला कॉलम, पहला स्तंभ, या फिर दूसरा स्तंभ, या फिर तीसरा स्तंभ। समझ गए। अर्थात यदि हम किसी भी राशि का सारणिक में गुणा करते हैं तो वह अंदर जा कर के किसी भी एक पंक्ति
किसी भी एक पंक्ति में गुणा होगा या फिर किसी भी एक स्तंभ, चाहे हम R1 के साथ गुणा कर सकते हैं, R2 या फिर R3 पंक्तियों के अवयव के साथ गुणा कर सकते हैं। और उसी तरह या फिर पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ या फिर तीसरे स्तंभ के अवयवों के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें, जैसे मान लीजिए हम इससे दूसरे पंक्ति में गुणा कर रहे हैं, तो पहला पंक्ति वैसा ही रहेगा, दूसरे पंक्ति में k का गुणा हो जाएगा तो B1 इंटू के, B2 इंटू के, B3 इंटू के, और तीसरा पंक्ति भी वैसे का वैसे ही रहेगा। आया समझ में? या फिर हम इसे k का R1 के साथ भी गुणा कर सकते हैं और R3। समझ में आया? अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी राशि का सारणिक में गुणा करते हैं तो वह किसी एक पंक्ति, अर्थात केवल एक ही पंक्ति या फिर केवल एक ही स्तंभ में गुणा होता है, चाहे वह पंक्ति को पहला, दूसरा, तीसरा कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब अगला गुणधर्म देखते हैं। अब अगला 5वां गुणधर्म दिया है, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या फिर स्तंभ के सभी अवयव क्या हो जाए, शून्य हो, तब इस स्थिति में भी सारणिक का मान शून्य होता है। देखिए, जैसे कि यहाँ हमें एक सारणिक दिया है, अब यहाँ पहले पंक्ति के सभी अवयव क्या हैं, 0 है। ठीक है, तो इस स्थिति में जब हम इसका विस्तार करते हैं, इस सारणिक का विस्तार करेंगे तो हमें 0 ही आंसर प्राप्त होगा। समझ में आया? अर्थात किसी भी पंक्ति या फिर किसी भी स्तंभ के सभी अवयव यदि क्या हों, 0 0 0 हों, तो उस स्थिति में भी सारणिक का मान 0 प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए जब हम सारणिक के सवाल को सॉल्व करेंगे तो वहाँ या फिर वहाँ हम क्या देखते हैं कि हम किस तरह से कोई भी किसी भी पंक्ति या फिर किसी भी स्तंभ में अवयवों को 0 0 कैसे लाएं, या फिर किसी दो पंक्तियों या फिर दो स्तंभों के अवयव को बराबर कैसे लाएं। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब देखिए अगला गुणधर्म, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियां समानुपाती हैं तो सारणिक का मान शून्य होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी दो पंक्तियों या फिर दो स्तंभों के संगत अवयव का यदि अनुपातिक मान एक समान है तो उस स्थिति में भी सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए, पहले पंक्ति के अवयव A1 A2 A3, दूसरे पंक्ति के अवयव B1 B2 B3, और तीसरे पंक्ति के अवयव क्या हैं, K इंटू A1, K इंटू A2, K इंटू A3। अर्थात यदि मैं पहला पंक्ति और तीसरे पंक्ति के संगत अवयव का अनुपातिक मान निकालूंगा तो क्या प्राप्त होगा, हमेशा एक बराबर प्राप्त होगा, और जो क्या होगा 1/k। तो इस स्थिति में भी सारणिक का मान क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। क्योंकि ये देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ R3 से क्या उभयनिष्ठ ले लेंगे, K उभयनिष्ठ ले लिए, तो K मैंने उभयनिष्ठ ले लिया, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पहला पंक्ति और दूसरा पंक्ति क्या होगा, पहला पंक्ति और तीसरा पंक्ति का मान आपस में बराबर होगा। और चूँकि हमने इसके पहले वाले गुणधर्म में पढ़ा है कि पहला यदि कोई भी दो पंक्ति या फिर स्तंभ बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, 0, तो K इंटू 0 क्या होगा, 0 ही आएगा। आया समझ में? अब अगला गुणधर्म क्या है, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या फिर स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल हो तो सारणी उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणी के योगफल के बराबर होता है। अर्थात यदि किसी सारणी में हमें ऐसा दिया है कि पहले स्तंभ का मान A1 प्लस K1, A2 प्लस K2, A3 प्लस K3, और दूसरा स्तंभ B1 B2 B3, तीसरा C1 C2 C3। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्तंभ में यदि अवयव प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है, जैसे यहाँ 2 पद है कि नहीं, योगफल के रूप में A1 K1 A2 K2 A3 K3, तब हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, पहले हम पहले वाले पदों को लिखेंगे, पहले स्तंभ के पहले पदों को लिख लिए A1 A2 A3, और दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ वैसे का वैसे ही आया। चूँकि यहाँ सभी में क्या है, प्लस साइन, इसलिए हम यहाँ प्लस कर दिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ गया, पहले स्तंभ के दूसरा पद में क्या था, K1 K2 K3, और दूसरा और तीसरा स्तंभ वैसे का वैसे, तो अर्थात हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका
8वां गुणधर्म, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ को किसी राशि से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति में जोड़ा या घटाया जाए, अर्थात जैसे आई वे पंक्ति में हमने क्या किया, आई वे पंक्ति के साथ किसको जोड़ दिया, आर जे वाले पंक्ति को के साथ गुणा करके जोड़ दिया। या फिर वैसे ही हमने क्या किया, सी आई वाले स्तंभ के साथ यदि हम क्या करें, सी जे वाले स्तंभ के साथ के का गुणा करके सी आई वाले स्तंभ के साथ जोड़ देते हैं। अर्थात सीधे रूप में हम यह कह सकते हैं कि हम सारणिक में जो भी प्रारंभिक संक्रियाएं यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो सारणिक के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। अर्थात सारणिकों में हम प्रारंभिक संक्रिया का यूज़ करते हैं तो सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं आता, सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, और हमने प्रारंभिक संक्रियाओं के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। और आप यहाँ यह ध्यान देंगे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि आव्यूह के लिए जब हम व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात करते थे तो उस स्थिति में हम जब पंक्ति के लिए संक्रिया लगाते थे तो केवल पंक्ति वाली संक्रियाओं का ही यूज़ होता था, और स्तंभ के लिए संक्रिया लगाते थे तो स्तंभ वाली संक्रियाओं का ही यूज़ होता था। किंतु यहाँ पर जब हम सारणी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो पंक्ति और स्तंभ दोनों संक्रियाओं का यूज़ हम एक साथ कर सकते हैं। और अगला गुणधर्म है, किसी तृतीय कोटि के सारणिक का मान किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयव या उसके संगत सहगुणनखंड। तो यहाँ सहगुणनखंड अर्थात सहखंड, जिसे हम सहगुणनखंड भी कहते हैं, सहगुणनखंड के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, या फिर इस गुणधर्म को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी सारणिक का हम किसी भी पंक्ति या फिर स्तंभ के अनुदिश विस्तार करें, उसके मान में कोई भी अंतर नहीं आता है। और अगला गुणधर्म है, किसी सारणिक के किसी पंक्ति के अवयव का दूसरी पंक्ति के संगत अवयव के सहगुणनखंड के गुणनफल का योग 0 होता है। ठीक है, अर्थात यहाँ हम यदि A1 A2 A3 पहले अवयव के अनुदिश क्या करें, हम यदि हम देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि यदि पहला पंक्ति, जैसे मान लीजिए यहाँ हम पहले पंक्ति के अवयव लेंगे A1 A2 A3 और दूसरे पंक्ति के अवयव के सहखंड के साथ क्या करेंगे हम, जैसे मान लीजिए A1 के साथ किसका गुणा करेंगे हम, B1 के सहखंड के साथ, A2 के साथ किसका गुणा करेंगे, B2 के सहखंड के साथ, A3 के साथ किसका गुणा करेंगे, B3 के सहखंड के साथ, और आपस में सभी मानों को जोड़ देते हैं तो उस स्थिति में हमें योगफल 0 प्राप्त होता है। इसे आप हल करके भी देख सकते हैं। अब अगला गुणधर्म देखते हैं, a की घात में t, तो इसे क्या कहते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बता चुका आपको। a की घात में t, यहाँ a क्या है, एक आव्यूह है, और उसकी घात में t मतलब उसका ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त आव्यूह। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी आव्यूह का सारणिक लेते हैं, किसी भी वर्ग आव्यूह का हम सारणिक लेते हैं और उसके परिवर्त आव्यूह का भी सारणिक यदि लेते हैं तो दोनों के मान में कोई भी अंतर नहीं आता। यह हमने पहले गुणधर्म में पढ़ चुका है, यहाँ हमने पहले गुणधर्म में यही पढ़ा है, उसी को सिंबॉलिक रूप में यहाँ लिखा गया है। ठीक है, और दूसरा इसे में क्या दिया है कि यदि हम किसी आव्यूह में k का गुणा करके उसके सारणिक का मान निकालें तो उसका मान किसके बराबर होता है, k की घात में n इंटू आव्यूह a का सारणिक, और यहाँ जो n है यह किसके बराबर होता है, आव्यूह के कोटि के बराबर। ठीक है, आव्यूह के कोटि के बराबर होता है। और यदि a इंटू बी, यदि हम आव्यूह यहाँ a और b दिया है, दोनों का गुणनफल करें और उसका सारणिक ले तो उसका मान किसके बराबर होता है,
अवयव ए का सारणिक गुणित अवयव बी के सारणिक के बराबर होता है। ठीक है, और यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव हैं तब इस स्थिति में सारणिक किसका ए इंटू बी का सारणिक किसके बराबर होता है, अवयव बी इंटू ए के सारणिक के बराबर होता है। और यदि ए विषम कोटि या विषम सममित अवयव हो तब हमेशा अवयव ए के सारणिक का मान किसके इक्वल होगा, 0 के होगा। और यदि ए कोई विकर्ण अवयव है जिसके अवयव a1 a2 डैश 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 an तक हैं, ठीक है, मतलब a1 a2 कहाँ तक है, an तक के हैं, तब उस स्थिति में उस अवयव का सारणिक का मान किसके बराबर होता है, विकर्ण अवयवों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखेंगे कि किसी सारणिक की घात में यदि n है तो वह अवयव के घात में n के सारणिक के बराबर होता है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब ये है कि यदि हम किसी अवयव का सारणिक लेते हैं और उसका n टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर उस सारणिक का n टाइम मल्टीप्लाई कर या फिर उस अवयव का n टाइम मल्टीप्लाई करके हम उसका सारणिक लेते हैं, तो भी दोनों के मान में कोई भी अंतर नहीं आता। इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम यहाँ एक अवयव a लेते हैं, जैसे कि यहाँ हमने एक अवयव a लिया, अब a का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, अर्थात a स्क्वायर हमने फाइंड कर दिया है 2 अवयव का गुणा करके। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सारणिक का मान निकालते हैं, अवयव a स्क्वायर के सारणिक का मान, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर। या फिर उसी को हम क्या करें, पहले सारणिक a का मान निकालें और फिर उसका 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर। तो दोनों स्थिति में दोनों का मान क्या होता है, एक समान आता है। इसे आप कोई भी सारणिक का वैल्यू लेकर के सॉल्व करके देख सकते हैं। तो जितने भी मैंने गुणधर्म बताया है उसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे और ध्यान में रखेंगे। और मैंने यह सभी गुणधर्मों को बुक में ही शॉर्ट रूप में इसलिए बताया क्योंकि यह बहुत बड़ा हो जाता। अगर मैं एक एक गुण को अगर विस्तार से समझाता तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता। तो चलिए अब सारणिकों के गुणधर्म का यूज़ करके हम सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं यह देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक सवाल दिया गया है, यदि अवयव a इक्वल टू अवयव दिया है जिसके पहले पंक्ति में 1 0 1 है, दूसरे पंक्ति में 0 1 2 है, तीसरे पंक्ति में 0 0 4 है, तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a किसके इक्वल है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, तो यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम प्रगुण का गुणधर्म का यूज़ करके हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमें दिया है a इक्वल टू, और चूंकि ये सारणिक नहीं है आप ध्यान दोगे ना, क्योंकि यहाँ मैंने बिग ब्रैकेट लगाया है, आयताकार ब्रैकेट लगाया है, तो यह अवयव के लिए यूज़ करते हैं हम। तो यहाँ अवयव a का वैल्यू दिया है 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब हमें यह प्रूफ करना है, तो यह प्रूफ करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड अगर हम फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ a के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ, 3 का, तो इसलिए यहाँ 3a, चूंकि a का वैल्यू इतना दिया है तो 3a का वैल्यू क्या होगा। अब हमने पढ़ा है अवयव के गुणधर्म में कि यदि किसी अवयव में हम किसी राशि का गुणा करते हैं तो वह उसके सभी अवयवों के साथ क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इसलिए 3 का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, सभी अवयवों के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर 0 0 3 चौक 12। ठीक है, अब इसके सारणिक का मान ले लेंगे, तब
3a के सारणिक का मान क्या हो जाएगा? यहाँ अब हम देखिए दोनों में क्या अंतर है। यहाँ आयताकार ब्रैकेट लगाए थे, अब यहाँ हम जो मॉड्यूलस वाला साइन लगाते हैं वह लगाएंगे, लेकिन इसको मॉड्यूलस नहीं पढ़ते, डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में मिल गया, जिसके अवयव है 303,036 एंड 0,0,12। अब चूंकि हमने पढ़ा है कि सारणिक में हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक पंक्ति से उभयनिष्ठ ले सकते हैं, अर्थात किसी भी पंक्ति या फिर किसी भी स्तंभों में से उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, R1 पहले पंक्ति से भी 3 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो सामने में क्या आ जाएगा 3। फिर दूसरे पंक्ति में भी 3 उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो वापस फिर से 3, और तीसरे पंक्ति में भी 3 उभयनिष्ठ निकल सकता है कि नहीं, तो यहाँ भी क्या आ गया 3। तो देखिए पहले पंक्ति से जब 3 उभयनिष्ठ निकल गया तो यहाँ क्या बचा 1 0 1, और यहाँ 0 1 2, और नीचे में क्या बचेगा 0 0 4। और यह किसका वैल्यू है, अवयव ए के सारणिक, क्योंकि अवयव ए क्या दिया था हमें 1 0 1 0 1 2 0 0 4। ठीक है ना, तो इसलिए इसके सारणिक का मान क्या होगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4, अर्थात हमें क्या मिल गया यहाँ 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो यह सिद्ध हो गया। कि मॉड ऑफ 3a, सॉरी मॉड नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a किसके इक्वल है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। आया समझ में? तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो मैंने 3 बार लिखा है, यह जो तीनों 3 हैं, इसे हम साइड में ऐसे लिख देता हूँ आपके समझने के लिए कि यहाँ क्या किया हमने, यह जो 3 × 3 × 3 कैसे प्राप्त हुआ हमें, R1 R2 व R3 से 3 उभयनिष्ठ लेने पर। ठीक है, इसलिए हमें क्या प्राप्त हो गया यहाँ 27, जो कि पहला 3 पहले पंक्ति में से हम उभयनिष्ठ लिए, दूसरा 3 दूसरे पंक्ति में से, और तीसरा 3 तीसरे पंक्ति में से। आया समझ में? और फिर यहाँ हमें चूंकि ए का मान इतना दिया था, इसीलिए डिटर्मिनेंट ए का मान यहाँ इतना ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या सिद्ध कर दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a किसके इक्वल होगा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और चूँकि यहाँ 27 कैसे आया, या हम तो सारणिकों के गुणधर्म का यूज़ करते हैं, तो उसी से यहाँ 27 प्राप्त हुआ। तो यदि यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव या फिर 1 मार्क्स का देता है, तो हम डायरेक्टली इसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ के ए इक्वल टू k⁻n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका यूज़ करके हम डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आया? जहाँ n क्या होता है, दिए गए अवयव a की कोटि की संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ अगर मान लो a यहाँ कोटि 2 का वर्ग अवयव होता, तो यहाँ k की घात में 2 आ जाता, और कोटि 3 का वर्ग अवयव रहता तो यहाँ घात में 3 आ जाता। आया समझ में? अब देखते हैं अगला सवाल। सिद्ध कीजिए कि सारणिक जिसके अवयव हैं 1 1 1 a b c एंड a² b² c², तब हमें इसे सॉल्व करके क्या लाना है, a - b इंटू b - c इंटू c - a। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम
इस सारणिक को डेल्टा के इक्वल मान लेते हैं। माना डेल्टा इक्वल टू 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर। तो देखिए मैंने पहले भी बता चुका है कि सारणिक को हम हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या देखते हैं कि हम इसमें किसी भी दो पंक्ति या फिर किसी भी दो स्तंभ को बराबर कैसे लाएं, या फिर किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी भी दो अवयव को 0 के इक्वल कैसे लाएं। तो देखिए यहाँ पहले पंक्ति में तीनों अवयव इक्वल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रारंभिक संक्रिया का यूज़ करके कोई भी दो वैल्यू को क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ हम संक्रिया लगाते हैं कि संक्रिया C1 में चेंज, क्या चेंज करने, C1 माइनस C2 तथा C2 में चेंज C2 माइनस C3 से। तो मैंने यहाँ C1 माइनस C2 क्यों किया, तो देखिए यहाँ हमें पहला आंसर यहाँ क्या दिया था, इसमें जो सिद्ध करना उसमें क्या था, a माइनस बी। तो a माइनस बी कब मिलेगा हमें, जब मैं क्या करूँगा, पहले स्तंभ से दूसरे स्तंभ को घटाऊंगा, तो यहाँ a माइनस बी और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। और उसी प्रकार से यहाँ अगला वैल्यू क्या दिया, b माइनस सी, अर्थात दूसरे स्तंभ से मैं तीसरे को घटाऊंगा तो b माइनस सी मिलेगा कि नहीं। और यहाँ ऊपर में 0 आ जाएगा, यहाँ भी 0। तो देखिए अब यहाँ संक्रिया लगाए हम, पहले स्तंभ से किसे घटाएंगे, दूसरे स्तंभ के संगत अवयव को। तो पहला वैल्यू यहाँ क्या है 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, या इसको लिख सकते हैं एक बार 1 माइनस 1। फिर वैसे ही a माइनस बी, दूसरे अवयव से दूसरा अवयव माइनस होगा, और वैसे ही तीसरा अवयव a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब वैसे ही अगला वैल्यू 1 माइनस 1 b माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ 1 सी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब चूंकि हमने सूत्र पढ़ चुका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ 0 आ गया a माइनस बी, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वैसे यहाँ भी 0 b माइनस सी, और यहाँ भी क्या हो जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और 1 सी स्क्वायर। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पहले स्तंभ से a माइनस बी उभयनिष्ठ ले सकते हैं, और दूसरे स्तंभ से b माइनस सी। तो यहाँ वही लिखेंगे कि a माइनस किसे हम C1 से a माइनस बी तथा C2 से b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, अर्थात कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ क्या आ जाएगा, C1 से क्या उभयनिष्ठ निकल गया a माइनस बी, और C2 से b माइनस सी। तब यहाँ क्या बच गया 0 0 1, और यहाँ क्या a माइनस बी निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ भी b माइनस सी निकल गया तो यहाँ भी 1, और यहाँ c, और नीचे में क्या a माइनस बी निकल गया तो यहाँ a प्लस बी, इधर b प्लस सी, और यहाँ सी स्क्वायर। अब हम इसे सरल तरीके से अगर सॉल्व करना है तो हम किसके सापेक्ष विस्तार करेंगे, इस उपसारणिक का, उपसारणिक नहीं सारणिक का। तो इस सारणिक का किसके अनुदिश विस्तार करेंगे, तो हम इसे R1 के अनुदिश क्या करेंगे, विस्तार करने पर या प्रसरण करने पर। तो यहाँ वही लिख देंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, या R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। तो R1 के अनुदिश पहला वैल्यू भी 0 है, दूसरा वैल्यू भी 0, तो डायरेक्ट हम तीसरा वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें a माइनस बी माइनस सी। अब इंटू 1, क्योंकि चूंकि ये दोनों वैल्यू 0 है तो लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ 1, ठीक है, और 1 इंटू, और इसका उपसारणिक क्या हो जाएगा, यह जिस पंक्ति और स्तंभ में उसे छोड़ देंगे। तो क्या मिला 1 1 a प्लस बी एंड b प्लस सी। अब इसे कैसे विस्तार करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्या होगा, यहाँ क्या करेंगे हम, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2,
यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा फिर हमें a माइनस बी बी माइनस सी, और यहाँ हम विस्तार करेंगे 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा बी प्लस सी, फिर माइनस साइन, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 1 इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ a माइनस बी माइनस सी, और यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा हमें b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो यहाँ b से b कैंसर, और यहाँ क्या बच गया फिर c माइनस ए। तो इस प्रकार से हमें आंसर क्या प्राप्त हो गया a माइनस बी माइनस सी एंड c माइनस ए सिद्ध हुआ प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हम सारणिकों के गुणधर्म का यूज़ करके सारणिकों के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आप एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।